सब्सक्राइब कीजिए सेविसर एकेडमी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। दोस्तों, ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत जो मैंने आज का वाक्य लिया है वो वाक्य ये है कि यदि आपके पास सबसे अच्छा स्टॉक है तो आपको इसे कभी भी मंदी के बाजार में नहीं बेचना चाहिए। इफ़ यू आर द बेस्ट स्टॉक यू शुड नेवर सेल इट इन बेरिश मार्केट। यस, हाँ दोस्तों, ये वाक्य आपके लिए, आपके इन्वेस्टमेंट लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या होता है दोस्तों, हम स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किए, शेयर मार्केट में हमने इन्वेस्ट किया पैसा, और बाकी पहले तो ये समझ लीजिए कि ये सबसे अच्छा जो मैं कह रहा हूँ ना, बेस्ट स्टॉक का मतलब क्या है, पहले इसे समझना और जानना ज़रूरी है। दोस्तों, बेस्ट स्टॉक का सबसे कम शब्दों में यही मैं कहूँगा कि वो स्टॉक जो आपको, जिसमें ग्रोथ है, रेगुलर डिविडेंड पेइंग कंपनी है, और कंपनी फाइनेंशियली साउंड है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे उसमें ग्रो हो ही रहा है, और समय के साथ साथ उसमें आप देखते हैं कि एक एनुअल एक डिसेंट रिटर्न आपको मिलता जा रहा है। तो वो सब बातें अगर किसी स्टॉक में लागू है तो मैं उसे बेस्ट स्टॉक कहूँगा, मैं उसे क्वालिटी स्टॉक भी कहूँगा, ये शब्द वहाँ पर लागू होंगे। तो दोस्तों, पॉइंट ये है कि ऐसे स्टॉक को हमें, क्या होता है कि जब मंदी बेरिश मार्केट होता है तब हमारे पास अच्छे से अच्छे स्टॉक की कीमत में गिरावट आ जाता है। जब गिरावट आता है तो हमें ये लगने लगता है भाई हमने जो इन्वेस्ट किया, अगर आपने एकदम हाल ही में और मतलब कुछ 2 महीना 3 महीना 6 महीने पहले इन्वेस्ट किए हैं, तब तो आपको हो सकता है नेगेटिव रिटर्न भी दिखने लगे। लेकिन आपने नंबर ऑफ ईयर्स बैक लिए हैं तो उसमें तो आपको दोस्तों ये होगा कि 500%, 1000% या उससे भी ज़्यादा रिटर्न आपको दिखेगा। अगर आपने ये स्टॉक, एक बेस्ट क्वालिटी स्टॉक या बेस्ट स्टॉक आपने 20 साल पहले, 25 साल पहले या उससे भी पहले लेकर रखा है, तो वो स्टॉक अगर आपके पास आज है तो हो सकता है वो रिटर्न आपको 500%, 1000% या उससे भी ज़्यादा दिखाए। तो ऐसे स्टॉक को हम एक ही नाम देंगे कि वो बेस्ट स्टॉक है, क्योंकि आपका जो इन्वेस्टमेंट का ग्रोथ है वो काफ़ी, मतलब जैसे मैं कहूँ 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना बढ़ गया। तो चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर क्या होता है कि ये होता है कि जब मार्केट में देखा जाता है यहाँ पर ग्रो नहीं कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो कुछ इन्वेस्टर सोचने लगते हैं कि क्यों इसे न बेच के दूसरा कुछ ले लिया जाए। तो इस सोच के लिए क्या करना चाहिए, क्या इसका सही दिशा होगा या क्या सही एक मार्गदर्शन होगा, ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत मैं आपको कहने जा रहा हूँ दोस्तों, आपका विशेष ध्यान हो। देखिए, जैसे मैंने अपने पिछले कई वीडियो में ये मेरे शब्द और उदाहरण में कई नाम आते हैं, और कॉमन नेम तो आपको याद ही हो गया होगा कि मैंने नाम लिया है कॉलगेट का, हिंदुस्तान यूनिलीवर का, नेस्ले का, और भी कुछ कंपनियों का मैंने जो नाम लिया है, एफएमसीजी के अलावा भी लार्सन एंड टुब्रो हो गया। इसके साथ साथ हम और भी नाम देते हैं कि भाई चलो, आईटी सेक्टर में टीसीएस है, विप्रो है, इन्फोसिस है। तो इन शेयरों को अगर आपने नंबर ऑफ ईयर्स में अगर आपके पास आज है तो आप देखते हैं कि अरे ये तो 500, 1000% या उससे भी ज़्यादा परसेंटेज दिखा रहा है। लेकिन फिर ये भी देखते हैं कि पिछले 3 महीना 6 महीने में कोई ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, तो फिर वो वही स्टॉक को वही प्राइस के रेंज में देख देख कर हमें फीलिंग आती है कि भाई ये क्या है। लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट आपको ये सोचना चाहिए कि जब आप रीशफल करते हैं या स्टॉक को आप चेंज करते हैं तो उसी टक्कर का स्टॉक भी होना चाहिए। लेकिन ऐसे स्टॉक को दोस्तों, क्योंकि वो आपको रेगुलर डिविडेंड दे रही है, आपको रेगुलर पेमेंट दे रही है, और हर तरफ से आपका इन्वेस्टमेंट अच्छा होता है और अच्छा चलता है, तो वो रिटर्न वाइज आपको रखना भी चाहिए और वो कायम भी रहना चाहिए। हाँ, लेकिन ऐसे केसेस में जैसे आप कोई टक्कर वाली बात आ जाए कि भाई चलो कुछ शेयर्स को जोड़ के इसमें से इसमें जाए, तो उसके लिए मैक्सिमम दोस्तों, मैं अगर आपके पास 100 शेयर है तो इस तरह का रीशफल करने के लिए मैं यही एडवाइस करूंगा कि आपको मैक्सिमम 5%, मैक्सिमम 5% दोस्तों, उससे ज़्यादा नहीं। अगर 100 शेयर है तो आप 5 शेयर्स उसमें क्या निकाल कर आप कोई रीशफल करें, क्योंकि वो जो आप 5 शेयर भी बेचेंगे तो वो हो सकता है कि अगर रियल टर्म में देखा जाए कि आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट क्या था 25-30 साल पहले
और आज आपको रिटर्न कितना मिल रहा है उस 5 शेयर बेचने पे। अगर आप वो बैठकर कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका उस समय आपने 25 रुपया इन्वेस्ट किया था या 100 रुपया इन्वेस्ट किया था, आज वो 100 रुपया 50,000 के ऊपर है उसका मार्केट वैल्यू, या कुछ इसी तरह से 20,000 है या 25,000 है, कुछ भी हो। तो इस तरह का अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो वो भी देखना चाहिए कि हमने इन्वेस्टेड अमाउंट क्या था उस समय और आज मार्केट वैल्यू के हिसाब से रेट ऑफ रिटर्न कितना है। तो एक तरह से आपने 5% भी अगर निकालते हैं तो उस पॉइंट से कैलकुलेट किया जाए तो एक बड़ी रकम आप निकाल लेते हैं, और उस शेयर्स को उसी टक्कर में या उसी कैटेगरी में जो आगे चलकर उस और ज़्यादा मांग हो और ज़्यादा बातें हो कि भाई चलो ठीक है। ऐसे तो अभी उदाहरण में मैं कई नाम ले सकता हूँ कि भाई चलो ठीक है, आपने कुछ 25-30 साल पहले आपने मारुति सुजुकी लिया था, आज उसका भाव एक शेयर का 12,000 के ऊपर है। तो चलो ठीक है, अगर वो आपके पास काफ़ी नंबर ऑफ शेयर्स है तो अगर वो 5% भी निकालेंगे तो मैं समझता हूँ कि नंबर ऑफ, अगर पर्टिकुलर शेयर्स के हिसाब से कैलकुलेट करें या परसेंटेज वाइज, तो हो सकता है आपको कुछ लाख रुपए ऐसे ही मिल जाए उस 5% को निकालने में ही, क्योंकि उसके जो प्लस पॉइंट रहे हैं रिटर्न वाइज और जो भी रहा है, तो उसे, हाँ भाई, उसके टक्कर में अभी कौन सा है जो सोचा जा सकता है। तो उसके लिए दोस्तों स्टडी, एनालिसिस, फ्यूचर ग्रोथ, ये सब का ध्यान रख कर कि भाई चलो ठीक है, आप अभी हमें इस दौरान ग्रोथ में कौन सा ज़्यादा दिख रहा है, ऑटो सेक्टर में या ऑटोमोबाइल सेक्टर में, तो हाँ दिख रहा है भाई चलो महिंद्रा एंड महिंद्रा भी है, उसी के साथ साथ टाटा मोटर्स भी है। तो ऐसी चीज़ों को उसी टक्कर में हमने थोड़ा कुछ महिंद्रा एंड महिंद्रा ले लिया, कुछ बजाज ऑटो ले लिया, कुछ आपने क्या कहते हैं अपना टाटा मोटर्स ले लिया। तो इस तरह से ये चीज़ किया जा सकता है। लेकिन जैसे मैंने कहा दोस्तों कि बेरिश मार्केट में होता क्या है कि हम यही सोचते हैं भाई अभी इतने शेयर हैं, इतना बढ़ रहा है, इतना अच्छा रिटर्न दिख रहा है, तो पता नहीं अब ये बेरिश मार्केट में बोले तो मंदी का बाजार जब शुरू हो जाता है तो चारों तरफ से नेगेटिव दिखाई देने लगता है, और जिसमें ये प्रतीत होता है कि भाई ये शेयर्स हमने रखा है तो चलो, नहीं तो ये भी रिटर्न नहीं मिलेगा जितना मिल रहा है, जितना दिख रहा है। नहीं दोस्तों, आप कभी भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो वर्तमान कम और भविष्य पे आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए, क्योंकि वर्तमान तो आपको दोस्तों, अगर वर्तमान के हिसाब से आप सोचेंगे और चलेंगे सोचते हुए तो आपको नेगेटिव फीलिंग आएगा ही आएगा। आपका एक नकारात्मक सोच भी पैदा हो सकता है, क्योंकि मार्केट कभी बहुत ज़्यादा गिरता है, कभी ज़्यादा नेगेटिव चलता है, कभी वो बेरिश मोड पे कुछ समय तक ज़्यादा रहता है, और बुलिश मोड पर भी है मार्केट, बुलिश ट्रेंड भी है, तो डर लगा रहता है कि पता नहीं किस मोड पर, किस लेवल पर जाकर मार्केट अचानक गिर जाए। तो ये डर आपके साथ चलता रहता है, तो वो डर आपको आगे का इन्वेस्टमेंट में नहीं करने देता। तो कई बार क्या होता है दोस्तों, अगर आपने बेस्ट स्टॉक अपने पास रखा और उसे बेचा ही नहीं और आपने कुछ भी नहीं किया, तो इनडायरेक्टली वो आपका इन्वेस्टमेंट ही हुआ दोस्तों। हाँ, इनडायरेक्टली इन्वेस्टमेंट ये हुआ कि भाई चलो आपने वो शेयर तो रखा है, बेरिश मार्केट में आपको भाव कम दिखेंगे, लेकिन उसी को अगर आप किसी पेपर पर लिख कर सोचिए कि भाई हमने जो पर्टिकुलर शेयर्स को रखा हो यहाँ तक तो पहुँचा और वहाँ से वो 20%, 30% या उससे ज़्यादा गिर गया और आपने कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया, लेकिन एक पेपर पे आप ऐसा लिख कर देखिए कि 25,000 रुपया हमने इन्वेस्ट किया जो नेगेटिव ट्रेंड में था शेयर प्राइस, और वहाँ वो 25,000 का आपने इन्वेस्टमेंट आप 3 महीने में देखेंगे अरे 25 का 35,000 हो गया, तो 10,000 का फ़ायदा हुआ। अगर आप कुछ भी नहीं किए तो भी आपका 10,000 का मार्केट वैल्यू वाइज वो शेयर्स का भाव बढ़ गया। तो सबसे बेस्ट ये होता है दोस्तों कि आपको होल्ड करना चाहिए, और बेरिश मार्केट में हमेशा यही विचार आते हैं कि भाई अब अगला क्या होगा, अब गिर रहा है तो और गिरेगा, और कल और गिर जाए, तो कल और परसों और गिर जाए, इससे अच्छा हम अभी बेच कर निकल जाएं। नहीं दोस्तों, यहाँ ऐसा आपको नहीं करना है। यहाँ आपको एक ही सोच रखना है कि मैंने जो बेस्ट स्टॉक मेरे पास है आज, उसे बेरिश, जब बुलिश ट्रेंड था तभी तो हमने नहीं बेचा, तो बेरिश ट्रेंड में मैं क्यों बेचूं? क्योंकि बेरिश ट्रेंड में आपके साथ मनोवैज्ञानिक दबाव ये होने लगता है कि शेयर्स बेच दिया जाए, पता नहीं लॉस और आ जाए, या जो प्रॉफिट जितना परसेंटेज दिख रहा था वो परसेंटेज रिड्यूस होके काफ़ी नीचे आ गया।
तो ये फीलिंग कब डेवलप होता है, जब आप में ये सोच आ जाता है कि भाई अब मार्केट लगातार गिरता जा रहा है, नेगेटिव होता जा रहा है, तो आप वहाँ बेचने का सोचने लगते हैं। नहीं, आपको ये सोचना है कि जब बुलिश ट्रेंड बहुत था तब तो आपने एक शेयर नहीं बेचा, या आपने प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया। यानी प्रॉफिट बुकिंग का मतलब वही है दोस्तों, मैं 1% 2% की ही बात करूँगा परसेंटेज वाइज। या आपने मान लो चलो ठीक है, जितना भी था हमने, भाई ठीक है, हमने 100 शेयर लिया, हमने 5 बेचा 10 बेचा, बस इससे ज़्यादा नहीं। ये आपका प्रॉफिट बुकिंग का लेवल यहीं तक सीमित होना चाहिए। क्योंकि क्वालिटी स्टॉक, अगर बेस्ट स्टॉक आपके पास है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है दोस्तों कि आपका डिविडेंड जो होगा, जितना आप कम करेंगे उतना डिविडेंड आपका भविष्य में कम आएगा। ये भी तो सोचिए आप। आपके पास अगर 100 शेयर है, अगर वो रेगुलर डिविडेंड देने वाली कंपनी है, तो अगर आपने 100 शेयर में से मान लो 50 बेच दिया, और कुछ महीने के बाद आप देख रहे हैं वो शेयर्स, वो कंपनी डिविडेंड अच्छा दे रही है, तो अभी उसके बाद तो आपके पास 50 शेयर पे ही डिविडेंड मिलेंगे ना। तो वो भी आपको सोचना चाहिए कि मैं जब बेच रहा हूँ तो मेरे डिविडेंड पर भी उसका असर पड़ेगा, यानी जो आपका इनकम होता है, डिविडेंड इनकम, उस पर भी असर पड़ेगा। लेकिन वो आपके लिए बड़ी प्राथमिकता, कुछ इन्वेस्टर्स या ट्रेडर के लिए वो प्राथमिकता नहीं होती है, क्योंकि डिविडेंड तो आता है साल में 1 बार 2 बार जो भी होता है, लेकिन वो भी तो आपकी एक कमाई हुई। वो आपकी कमाई कौन सी कमाई है दोस्तों? वो कमाई है आपका होल्डिंग वाला कमाई, जो आप सिर्फ रखते हैं, रखने का बेनिफिट दोस्तों। जैसे हम प्रॉपर्टी को, भाई हमने कोई चीज़ लिया, प्रॉपर्टी रखा है, वहाँ से कुछ ना कुछ होता है, या रेंटल बेसिस पे आपको इनकम आ रहा है, तो वो आपके रखने का ही फ़ायदा हो रहा है ना। बस ऐसे ही स्टॉक मार्केट में अगर आपके पास बेस्ट स्टॉक है, तो आपके रखने का फ़ायदा होगा ही होगा दोस्तों, और समय के साथ साथ आप उसमें ग्रोथ भी देखेंगे। हाँ, ये हो सकता है भाई, ठीक है, आपको जितना आपका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है, आप सोचेंगे भाई 50% मिले, 40% मिले, 40% 50% नहीं मिला, लेकिन एक 15 से 20% मिला, तो उसमें भी आपको संतुष्ट होना चाहिए। अगर साल में कोई आपके पास जो बेस्ट स्टॉक है, अगर उसका एनुअल रिटर्न आपको कम से कम 15 से 20% भी मिल रहा है, तो मैं तो इसको बहुत अच्छा कहूँगा दोस्तों। क्योंकि अगर वही पैसा और वही चीज़ अगर आप बैंक में एफडी में रखते हैं, तो आपको 7 और 7.5%, 8% मिलता है, उससे ज़्यादा नहीं। उससे दुगना तो आपको दे ही रहा है ना, 15%, 20% का रेट ऑफ रिटर्न। अगर कोई स्टॉक इतना भी दे तो समझ लीजिए वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन बशर्ते हाँ, वो 15 से 20% का रिटर्न आपको मिले, तो मैं समझूंगा कि हाँ, वो स्टॉक अच्छा है, बेस्ट स्टॉक है मेरे शब्दों में। हाँ, 30%, 40% या उसके ऊपर दे रहा है, तो सोने पे सुहागा वाली बात होगी, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए दोस्तों कि मार्केट में हम कमज़ोर कब बनते हैं या हो जाते हैं, जब मार्केट बेरिश मोड पे होता है, जब मार्केट में मंदी बाजार ज़्यादा समय तक चलने लगता है, तो वहाँ धीरे धीरे एक मानसिक रूप से हम कमज़ोर होने लगते हैं। कमज़ोर इसलिए होने लगते हैं क्योंकि हम अपने शेयर्स के प्राइस को ये देखते हैं, या पोर्टफोलियो जो पहले हम 25-30% ऊपर देख रहे थे, 30%, 40% या उससे ज़्यादा, वो धीरे धीरे आप क्या देखने लगते हैं, 40% से 35%, फिर 30%, फिर 25%, और जब 20% आ जाता है तो दोस्तों आप बहुत ही घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। नहीं, ऐसे में हमें डरना नहीं है, सोचना नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो स्टॉक है वो बेस्ट है, और ये तो मार्केट का ट्रेंड है भाई। चलो अभी नेगेटिव है तो क्या कारण बना है, क्या बातें हैं, उस पर भी आपको ध्यान देकर निर्णय लेना चाहिए दोस्तों। क्योंकि हमें, जैसे मैंने फिर से दोहरा रहा हूँ अपने ही वाक्य को, कि जब भी आपके पास बेस्ट स्टॉक है और बेरिश मार्केट चल रहा है, तो कभी भी आप वो शेयर को उस समय मत बेचिएगा, नहीं तो आप निश्चित रूप से पछताएंगे दोस्तों। क्योंकि वही शेयर आप कुछ महीने के बाद जो भाव में आप बेचे हैं, उससे हो सकता है 30%, 40%, 50% ऊपर चला जाए। तो ऐसे कई स्टॉक हैं, कई चीज़ें होती हैं जो हमें रखना चाहिए दोस्तों। और रखने का विषय क्या है, आपके उद्देश्य के ऊपर भी है। बहुत सारा आपका अलग अलग उद्देश्य है। आपका कुछ उद्देश्य हो सकता है आपसे पारिवारिक संबंधित, जो भी उद्देश्य हो, आपकी जिम्मेदारियां हो। फिर भी अगर उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए भी अगर आप शेयर्स बेचते हैं, तो उसका कुछ अंश ही बेचिए, पूर्ण रूप से नहीं। वो निर्णय तब लेना चाहिए जब वो आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। हाँ, उसी तरफ से, उसी हिसाब से अगर कोई आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं,
हाँ, अगर आप कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं और आपके पास बेस्ट स्टॉक है, तो मेरे हिसाब से दोस्तों मैक्सिमम आपको 20% ऑफलोडिंग करना चाहिए। बाकी तो बैंक से होम लोन और ये सब चीज़ का प्रोविज़न तो होता ही है, क्योंकि वो इसलिए क्योंकि वो शेयर्स का भाव आगे चलकर और बढ़ेगा, क्योंकि आपके पास बेस्ट स्टॉक है दोस्तों। तो मैक्सिमम 20 से 25% तभी बेचा जा सकता है या सोचा जा सकता है जब आप कोई प्रॉपर्टी अपना घर में, अपने घर से संबंधित कोई और नया डेवलपमेंट हो रहा है, कुछ आप बड़ा घर ले रहे हैं, कुछ अच्छी बातें हो रही है, कुछ प्रोग्रेसिव स्टेप हो रहा है लाइफ में, तब मैक्सिमम दोस्तों आपसे 20 से 25% का एडवाइजेबल पॉइंट बोल सकता हूँ। लेकिन वो सब तभी जब आप कोई अपना फ्लैट ले रहे हैं, कुछ आप कंस्ट्रक्टिव चीज़ कर रहे हैं अपने लाइफ में, तब। इसके अलावा मैं तो एक ही कहूँगा कि अगर बेस्ट स्टॉक है तो उसे सदैव आपके पोर्टफोलियो में रहना चाहिए। हाँ, ये ज़रूरी है कि आपको एक छोटा सा कैलकुलेशन ये भी करना चाहिए कि जो आपके पास बेस्ट स्टॉक है वो एनुअल रिटर्न कितना दे रहा है। तो वो आप, जैसे मार्च महीना आ गया भाई, चलो 31 मार्च, हमने अप्रैल 1-2 तारीख से जो हमने ध्यान में रखा है अपना फाइनेंशियल ईयर जो है, तो 31 मार्च से लेके 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च नेक्स्ट ईयर आपको रेट ऑफ रिटर्न क्या दे रहा है। भाई 1 अप्रैल या फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में इसका क्या भाव था, ये भाव था। तो 31 मार्च 2025 के समय आपको ये देखना है कि वो वहाँ से कितना रिटर्न या कितना वो प्लस हुआ है। जो भी प्लस हुआ है वो आपको बैठकर कैलकुलेट करना चाहिए। अगर वो 15% और 20% से ज़्यादा है, इफ़ इट इज़ मोर देन, कहते हैं ना, अगर 15% 20% से ज़्यादा है, तो मैं ज़रूर कहूँगा कि वो स्टॉक को आपको कायम रखना चाहिए। ये एक पासिंग मार्क बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि वो 15-20% दे रहा है तो अच्छी बात है। हाँ, अब आप ये भी कहेंगे दोस्तों कि अगर मान लो वो बेस्ट डिविडेंड पेइंग कंपनी है और बाकी सब अच्छा है, लेकिन उसका रिटर्न एनुअली आपको 5% या 7% मिल रहा है, तो भी मैं कहूँगा दोस्तों, तो भी आपके पोर्टफोलियो में वो स्टॉक रखिए। क्यों रखिए? क्योंकि हो सकता है वो 1 साल आपको 5% 7% दे रहा हो या दे रहा है, लेकिन आने वाले भविष्य में हो सकता है साल भर में आपको 25 से 40% का भी रिटर्न दे। वो संभव हो सकता है 2026 में, 2027 में, 2027, 28, 29 में हो सकता है, लेकिन वो समय, वो मांग, वो विषय आएगा ही आएगा। होता क्या है दोस्तों, वास्तविकता यही है स्टॉक मार्केट में, शेयर्स के अंदर जो आपके पास कंपनी के शेयर्स होते हैं, वो बेचने के बाद आप ये भी सोचिए कि जब आप शेयर बेचते हैं तो कोई खरीद भी रहा है, तो वो क्या सोचकर खरीद रहा है, उससे भी तो पता है ना भविष्य में उसका ग्रोथ है, तभी तो वो ले रहे हैं आपसे, तभी तो आपका चीज़ बिक रहा है, तभी तो आपकी लिक्विडिटी हो रही है। तो वो भी इन्वेस्ट करते हैं। हो सकता है जो आप सोच नहीं रहे उससे ज़्यादा रकम, उससे कई गुना ज़्यादा रकम वो उसमें इन्वेस्ट करते हैं, और तब आप कुछ महीने के बाद ये देखते हैं, अरे हाँ, ये शेयर कहाँ था और कहाँ पहुँच गया। तो यही होता है अक्सर। इससे संबंधित मैंने पिछली बार भी कहा था कि कैसे क्या आपको, कैसे इम्पल्सिवनेस आने से क्या होता है, आप जल्दबाजी में सारा शेयर बेच देते हैं। तो उसके बारे में मैंने कुछ आपको सुझाव अपने पिछले ज्ञान वार्तालाप में आपको दिया है, और मैं मानता हूँ आप उससे फॉलो भी कर रहे होंगे, उस पर ध्यान भी दे रहे होंगे, और उसे आगे भी फॉलो करेंगे, जो भी है। ये पर्टिकुलर ज्ञान वार्तालाप में आपको ये कहा जा रहा है दोस्तों कि जो स्टॉक आपका वेल्थ क्रिएटर है उसे सदैव रखिए। आपको सदैव रखना चाहिए, वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन रहना चाहिए दोस्तों। यही कहूँगा। बस मैं मानता हूँ मेरी बात को आपने एकदम सरल रूप में समझ लिया होगा। जो मैं ये कहना चाहता था कि यदि आपके पास बेस्ट स्टॉक है तो बेरिश मार्केट में वो ना बेचें, क्योंकि बेरिश मार्केट में इसलिए नहीं बेचना चाहिए कि उसमें आपको एक नेगेटिव रिटर्न ही दिखेगा, और आपके बेचने के कुछ महीने के बाद आप देखेंगे कि अरे ये आपका डिसीजन गलत था। इसके लिए हाँ, आपको फिर ये भी प्रश्न का उत्तर है, भाई बेचें तो फिर कब बेचें? जब बुलिश ट्रेंड हो, मार्केट का बुलिश ट्रेंड हो और वो कायम हो, तो उस समय आप, जैसे मैंने कहा था ना कि 1% से लेके 5% आप वही स्टॉक बेचिए, तभी बेचेंगे जब उसी के टक्कर में उसी लेवल पे वो भी उभरता हुआ हो, उसमें भी अच्छा ग्रोथ हो, तभी आप उस शेयर में छोटा सा रिशफल या वो शेयर्स को 5% तक निकाल कर हमने दूसरा कंपनी
जो उसी टक्कर में और उसी लेवल पे हैं, लेकिन वो कम भाव में है और उसमें भी ग्रोथ है, तब वो चीज़ आप कर सकते हैं या सोच सकते हैं। बस यही कहना था दोस्तों ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत। मैं मानता हूँ मेरी बात को आपने सरल रूप में समझ लिया होगा, जो मैं आज ये वाक्य आपके नॉलेज के लिए कहना चाहता था। बस यही कहना था दोस्तों, और आगे क्या कहें। आपको तो हमारे सब सर्विसेज के बारे में जानकारी है ही है कि हमारा रेगुलर मेंबरशिप है, बड़ी रकम का इन्वेस्टमेंट प्लान है तो हमारा डायमंड मेंबरशिप है, और अगर आप रेगुलर मतलब मार्केट से कुछ लॉन्ग टर्म के लिए कुछ कमाना है या रेगुलर इन्वेस्टमेंट कुछ करना है तो उसके लिए हमारा बेस्ट SIP स्टॉक सर्विस है। और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप कुछ प्लान करते हैं, जो क्वालिटी स्टॉक में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं और बड़ी रकम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए बेस्ट है हमारा प्लेटिनम स्टॉक सर्विस। और साल भर में कुछ अच्छे रिटर्न, कुछ एक्सपेक्टेड और अच्छा रिटर्न, और हमारे पास बजट छोटा भी है तो उसके लिए हमारा मल्टी बैगर स्टॉक सर्विस है। ये सारे सर्विसेज दोस्तों सबके सब अपने अपने एरिया में जोरदार हैं और अपने प्रगति में लगे हैं। और टचवुड आज तक अभी तक हमारे जो स्टॉक है, कुछ रुकते हैं, कुछ चलते हैं, कुछ समय लगाते हैं, लेकिन देर सवेर जरूर वो पिकअप कर लेते हैं और कुछ रिटर्न ऐसे देते हैं जिसमें हम एक्सपेक्टेड नहीं रहते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रिटर्न देते हैं। ऐसे सारी खूबियाँ और बातें हैं दोस्तों। तो इससे संबंधित जो भी जानकारी आपको चाहिए आप व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं।